तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 2024 में आई एक और जापानीज हॉरर फिल्म जिसका नाम है FPS। और ये कहानी हमें दिखाएगी एक ऐसी लड़की की जो फंस जाएगी किसी और डायमेंशन में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ये मूवी ज्यादा बड़ी नहीं थी और असल में एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी। तो आपको ये मूवी कैसी लगी वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा FPS मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है सुजू नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो ट्रेन से टोक्यो आ रही थी। असल में सुजू की माँ बहुत ज्यादा कंट्रोलिव थी और इसलिए वो घर से भाग गई थी और अब टोक्यो में ही रहने वाली थी। टोक्यो पहुंच के अब सुजू आती है एक अपार्टमेंट को देखने जो काफी सस्ता था। वहाँ का मैनेजर उसे घर दिखाने के लिए आता है जिसका नाम है नोबुओ। दोनों एक दूसरे के हाल चाल लेते हैं और नोबुओ पहले ही बोल देता है कि रेंट लेट नहीं होना चाहिए। वो दोनों दिन 4th फ्लोर के अपार्टमेंट को देखने के लिए जाते हैं जो सुजू को काफी अच्छा लगता है। अपार्टमेंट में सारी जरूरत की चीजें थी और काफी रोशनी भी थी। एक जने के हिसाब से अपार्टमेंट बहुत ज्यादा बड़ा था और बालकनी से व्यू भी अच्छा था। पर इतना सब देखने के बाद सुजू के दिमाग में आती है ये बात कि इतना अच्छा घर इतने सस्ते में क्यों। पर इस बात के जवाब में नोबुओ बताता है कि चिंता मत करो, यहाँ पे कोई मर्डर वगैरह नहीं हुआ है। असल में पुराना किराएदार रेंट नहीं दे रहा था और एंड में वो रेंट दिए बिना ही भाग गया था। उस आदमी का नाम था तकाओ और तकाओ की वजह से मकान मालिक ने घर के पैसे कम कर दिए थे और वो इसलिए ही रेंट बिल्कुल टाइम पे चाहता था। देन नोबुओ कॉल पे बात करने के लिए चले जाता है, पर नोबुओ के जाते ही सुजू को आने लगती है एक अजीब ईविल आवाज कमरों में से। वो जाकर चेक करती है पर वहाँ कोई नहीं था। डिमोनिक आवाजें बार बार आ रही थी और दोस्तों वो आवाज से एक लड़की की जो सुजू से मदद मांग रही थी। आवाज के पीछे पीछे सुजू पहुंच जाती है वॉशरूम में, पर बाथटब के पास भी उसे कोई नहीं मिलता और अब सुजू घबराने लगी थी। देन तभी नोबुओ सुजू को आकर डरा देता है और बताता है कि उसे जाना है एक दूसरे कस्टमर को एक दूसरा घर दिखाने। सुजू एक और बार फिर से कंफर्म करती है कि ये पक्का कोई मर्डर वाला हाउस तो नहीं है और वो तकाओ के बारे में भी और बात पूछती है। सुजू को पता चलता है कि तकाओ IT कंपनी में काम करता था और उसकी सैलरी भी अच्छी थी, पर वो रेंट इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि वो जुआ खेलने लगा था। खैर इसके बाद नोबुओ सुजू को अपार्टमेंट की चाबी देके चले जाता है 1 घंटे के लिए दूसरे कस्टमर से मिलने। और अब 1 घंटे तक सुजू को इस घर में रहना था और फैसला करना था कि वो रेंट पे इसे लेगी या नहीं। वो दिन बाहर जाकर फिर से कमरों को चेक करती है एंड देन उसे दिखाई देती है नोबुओ की फाइल जिसके अंदर उसी भगौड़े आदमी तकाओ की और डिटेल्स मिलती है। बट देन सुजू को आता है उसकी माँ का फोन पे तुरंत सुजू को उसकी माँ डांटने लगती है और पूछती है कि वो कब तक वापस आएगी, जिससे ऑब्वियसली सुजू और ज्यादा घबरा जाती है। पर साथ ही साथ अब सुजू के फोन में से आने लगती है एक अजीब क्रीपी सी आवाज जिससे उसे अपनी माँ की आवाज ढंग से सुनाई नहीं दे रही थी। एंड अचानक उसका फोन कट हो जाता है। सुजू की दिन सांसें फूलने लगती है और वो गिर जाती है जमीन पे, जिससे हमें पता चलता है कि सुजू को आ रहा था एक पैनिक अटैक जो उसके लिए कॉमन बात थी और इसलिए वो तुरंत अपने बैग से निकालकर दवाइयां लेती है। वो अपना दिन सामान समेट के बालकनी पे चेक करने जाती है जहाँ से कुछ आवाजें आ रही थी, पर वहां पे भी कोई नहीं था। एंड देन सुजू को फिर से लड़की की आवाजें आने लगती है जो बोलती है कि प्लीज मेरे को बचा लो। उस आवाज से डरते डरते सुजू फिर से पहुंचती है बाथरूम में, पर ऑब्वियसली उसे कुछ नहीं मिलता। बट इस बार जब वो वापस जा रही थी तभी उसे अपने पीछे कुछ इविल फील होता है। एंड देन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अचानक अब रात हो गई थी और बाथटब में भर गया था काला पानी। सुजू के होश उड़ जाते हैं और अब जो वो जाकर उस काले पानी को चेक करती है तभी अचानक ही एक ईविल लड़की हाथ पानी में से निकालकर उसे पानी के अंदर खींच लेती है। अब इसके बाद जब सुजू को होश आता है तो वो खुद को पाती है एक दूसरी दुनिया में, एक कमरे के अंदर जहाँ पे उसका फोन भी काम नहीं कर रहा था। वो खड़ी होती है, अपनी चीजें समेटने लगती है डरते डरते, पर दोस्तों हम देखते हैं कि उसके सामान में एक पेपर कटर भी है क्योंकि सुजू अपनी माँ से बहुत ज्यादा परेशान थी और वो अपने हाथ को काटती थी जो देखने में अब बहुत ज्यादा घिनौना हो गया था। देन सुजू को अपने आसपास से आने लगती है भागा दौड़ी की आवाजें और एक कमरे में उसे एक हिलती हुई चेयर मिलती है।
वो जाकर चेयर को चेक करती है जिसपे पड़ी थी एक टॉर्च, जैसे कि उसी का इंतजार कर रही हो ये टॉर्च। खैर टॉर्च जलाकर सुजू आगे बढ़ती है और वो देखती है कि वो असल में एक बहुत बड़ी अबैंडन्ड बिल्डिंग में है। वो देन एक बड़े से अंधेरे हॉलवे में घूमने लगती है, चिल्लाने लगती है मदद के लिए, बट एंड में सुजू को मिलती है बहुत सारी तस्वीरें जो एक लड़की की थी। और दोस्तों शायद इसी लड़की की आत्मा की आवाज सुजू को सुनाई दे रही थी असली दुनिया में। फोटो में अचानक लड़की की आंखें हिलती है जिससे सुजू डर जाती है, बट देन उसे शोर आने लगता है कमरे के अंदर से। गेट खुला हुआ था तो वो अंदर चले जाती है जहाँ पे काफी उजाला था और वहीं पास में एक कमरे में चल रहा था टीवी, जिसमें एक फुटेज में बस स्टैटिक स्क्रीन थी और उसी स्टैटिक स्क्रीन के अंदर थी एक लड़की जो जमीन पे पड़ी हुई थी। हालांकि ये बात इतनी अजीब नहीं थी, पर जब सुजू को पता चलता है कि टीवी का तार निकला हुआ है तो उसकी रूह कांप जाती है और वो टीवी को मैन्युअली बंद करती है। अब दोस्तों हो ये रहा था कि सुजू को बार बार किसी की आवाज आ रही थी, बट उसे कुछ दिख नहीं रहा था। पर अब यहाँ पे फाइनली सुजू को दिखाई देता है एक आदमी जो सुजू को देखते ही भाग जाता है रेस्टरूम के अंदर। एंड ऑब्वियसली सुजू उस आदमी का पीछा करती है। रेस्टरूम में सुजू एक एक करके अब स्टॉल्स को चेक करने लगती है और आखिरी स्टॉल में सुजू को मिलता है सफेद कपड़ों में एक आदमी जो बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था और वो सुजू के हाथ लगाते ही चिल्लाने लगता है। सुजू आदमी को काम डाउन करने की कोशिश करती है और वो उसे पानी वगैरह पीने को देती है, जो वो आदमी तुरंत पी लेता है और फाइनली शांत होता है। वो आदमी अभी यहाँ पे बताता है कि वो है तकाओ। जी हाँ दोस्तों, वही भगोड़ा आदमी जिसने रेंट नहीं दिया था, पर तकाओ के हिसाब से वो भागा नहीं है। उसे वो डिमोनिक लड़की इस डिमोनिक दुनिया में लेकर आ गई थी और अब वो उसे कहीं जाने नहीं दे रही थी। ये जगह एक नरक थी और इस जगह पे वो मर भी नहीं सकता अगर वो खुदकुशी करना भी ट्राई करे तो। और अब तकाओ के हिसाब से सुजू भी यहीं पे फंसी रहेगी हमेशा के लिए, जिससे सुजू भी डर जाती है। वो देन तकाओ को बताती है कि कैसे असली दुनिया में सब लोग उसे भगोड़ा बोल रहे हैं, जिसे तकाओ को बुरा लगता है। पर फिलहाल के लिए वो वहां से जाता है और सुजू ऑब्वियसली उसका पीछा करती है। तकाओ सुजू को बिल्कुल चुप रहने के लिए बोलता है ताकि इविल लड़की उनकी आवाज न सुन ले। दोनों लोग हॉलवे से आगे बढ़ते हैं और तकाओ सुजू को सीढ़ियों से नीचे ले जाता है, पर देन अचानक उसे वो छिपा लेता है एक दीवार के पीछे, क्योंकि वो लड़की हॉलवे की दूसरी तरफ घूम रही थी। लड़की को देखकर तकाओ बैठ के रोने लगता है और बताता है कि वो लड़की असल में एक मॉन्स्टर है और उस मॉन्स्टर ने उसे कई बार मार डाला था, बार बार, पर जब भी वो उसे मारती है वो जिंदा हो जाता है। ऑब्वियसली सुजू को समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या नहीं, पर तभी वो इविल लड़की पीछे से आकर हमला कर देती है तकाओ पे और सुजू तुरंत अपनी जान बचाकर भागती है। हालांकि बिल्डिंग से बाहर जाने का रास्ता लॉक था, जिसके बाद सुजू देखती है कि वो लड़की तकाओ का गला दबाकर उसे मार रही है। सुजू लड़की को रोकने के लिए बोलती है, बट देन लड़की तकाओ की गर्दन तोड़कर उसे बुरी तरीके से मार डालती है और इससे पहले वो सुजू को पकड़ पाती, सुजू भागती है अपनी जान बचाकर चिल्लाते हुए। सुजू अब भागती है और एंड में छिप जाती है कैबिनेट के अंदर। हालांकि कैबिनेट के अंदर भी उसे सुनाई देने लगती है उस लड़की की आवाजें। वो घबराते हुए टॉर्च चलाकर चेक करती है, पर अंदर कोई नहीं था। और दोस्तों अब हम समझने लग गए थे कि शायद सुजू को वो लड़की इस दुनिया में जानबूझकर लाई है, पर क्यों ये एंड में पता चलेगा। सुजू अब कैबिनेट से बाहर निकलती है, बट देन उसकी सांसें अटक जाती है क्योंकि कैबिनेट के ऊपर वाले हिस्से में पड़ी थी तकाओ की लाश, जिसके सर पे पन्नी बंधी हुई थी। सुजू को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, बट देन सुजू को बाहर से सुनाई देती है फिर से भागने की आवाज। सिंस सुजू अब बहुत ज्यादा डर चुकी थी तो वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है दीवार से चिपकते चिपकते, और से कहीं से तो क्रीपी आवाजें आ रही थी, बट देन एक कमरे से बाहर गिरती है तकाओ की इविल लाश, जिसकी छाती पे खून लगा हुआ था। कहने का मतलब तकाओ बिल्कुल सच बोल रहा था और वो इविल आत्मा तकाओ को बार बार इस जगह पे मार रही है, पर क्यों ये सुजू को समझ नहीं आता। देन अचानक इविल आत्मा आ जाती है सुजू के पीछे और वो इस बार सुजू पे हमला कर देती है। सुजू तुरंत अपनी जान बचाकर भागती है और वापस चले जाती है ऊपर के फ्लोर पे, पर भागते भागते सुजू टकरा जाती है तकाओ से जो जिंदा था। कहने का मतलब ये तकाओ का एक और नया वर्जन है और अब तकाओ सुजू को लेकर तुरंत बंद हो जाता है एक कमरे के अंदर। वो देन सुजू को बताता है कि अब तो उसने देख ही लिया होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। वो डिमोनिक आत्मा किसी वजह से बार बार तकाओ को मार रही है, पर जितनी भी बार तकाओ को वो आत्मा मारती है उतनी ही बार वो जिंदा हो जाता है एक नए शरीर के साथ। तकाओ के हिसाब से ये जगह एक नर्क है और वो अपने पापों की सजा भुगत रहा है।
इस जगह पे, जिसके बाद तकाओ फूट फूट के रोने लगता है। ये सब सुन के सूजू भी रोने लगती है क्योंकि वो मरना नहीं चाहती थी और उसे लग रहा था कि अगर उस आत्मा ने सूजू को भी एक बार मार डाला और वो दोबारा जिंदा होकर यहीं पे आ गई तो वो शायद तकाओ की तरह यहीं पे फंस जाएगी और कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। बट देन तकाओ सूजू को पकड़ लेता है और बोलता है कि चलो हम दोनों साथ में इस जगह पे रहते हैं और अपना घर यही बसा लेते हैं। अब क्योंकि तकाओ थोड़ा पागल सा भी हो गया था तो वो सूजू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर तकाओ को नहीं पता था कि सूजू को सेल्फ डिफेंस आता है और वो एक ही झटके में तकाओ को दबोच लेती है। और दोस्तों असल में सूजू को ये सेल्फ डिफेंस उसकी माँ ने ही सिखाया था जबरदस्ती। खैर अब तकाओ सूजू को क्रीपी तरीके से बोलता है कि वो भी यहाँ पे से बच नहीं पाएगी, तो क्यों ना अब वो दोनों नरक में ही मस्ती करे। जिसके बाद तकाओ एक बार फिर से सूजू के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर सूजू अब उसे लात मारकर भागती है। वो तकाओ को उसी कमरे में लॉक कर देती है, पर अगले ही पल सूजू के पास गिरती है एक और आदमी की लाश। और दोस्तों ये लाश तकाओ की नहीं थी, ये बिल्कुल नया आदमी था जिसके हाथ में था उसका वॉलेट और उस वॉलेट में थी उसकी आईडी पे नाम लिखा हुआ था तकाओ, जिससे सूजू की रूह कांप जाती है। और कहने का मतलब जो असली किराएदार है वो ये नया आदमी है और जो आदमी अभी तक खुद को तकाओ बोल रहा था वो कोई और है। तकाओ ऑलरेडी मर चुका था और अब सूजू के सामने आ जाता है वही पागल आदमी, जिससे सूजू कन्फ्रंट कर देती है और पूछती है कि वो आखिर है कौन। वो ईविल आदमी अब हंसने लगता है और यहाँ पे खुलता है फाइनली एक बड़ा राज। वो आदमी बताता है कि 2 महीने पहले तकाओ अचानक इस नरक के अंदर आ गया था, बिल्कुल आज जैसे सूजू आई है। और इस आदमी ने तकाओ से दोस्ती करने की कोशिश करी थी, बट देन उस ईविल औरत ने तकाओ को मार डाला। अब इस बात पे सूजू बिल्कुल यकीन नहीं करती क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही इस आदमी ने बोला था कि जिसे भी वो औरत मारती है वो इस दुनिया में दोबारा जिंदा हो जाता है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब तकाओ को उस ईविल औरत ने नहीं मारा था, तकाओ को मारा था इसी आदमी ने। और अब ये आदमी और जोर से हंसने लगता है। वो सूजू के शक को कंफर्म कर देता है और बताता है कि हाँ उसी ने तकाओ को मारा था क्योंकि इसे लोगों से नफरत है। कहने का मतलब ये आदमी एक सीरियल किलर था। देन अचानक सूजू को आता है एक विजन जिसमें वो याद करती है उस लड़की की आवाज जो उससे मदद मांग रही थी और सूजू समझ जाती है कि कहानी का असली विलन वो औरत नहीं ये आदमी है जिसने प्रोबेबली उस औरत को मार डाला होगा और अब उस औरत की ईविल आत्मा अपना बदला ले रही है। ये आदमी इस जगह पर कैसे आया ये अभी हमें पता नहीं चलता, पर अब किलर तुरंत हमला कर देता है सूजू पे और सूजू निकाल लेती है अपना पेपर कटर। सूजू अपनी माँ की वजह से अच्छे मार्शल आर्ट्स भी जानती थी, तो सूजू उस आदमी से अच्छे से लड़ाई करती है, उसे लात घुसे मार कर अच्छे से सबक सिखाती है। पर वो आदमी समझने लगता है कि वो सूजू से लड़ाई में नहीं जीत पाएगा और इसलिए वो करता है चालबाजी। अचानक वो आदमी अपने घुटनों पे आ जाता है और सूजू से माफी मांगने लगता है। वो सूजू को रोक देता है प्रॉमिस करके कि वो आगे से कभी भी कोई बुरा काम नहीं करेगा, बट सूजू के शांत होते ही वो सूजू को धक्का देकर गिरा देता है और सूजू के सर में लग जाती है चोट। अब उस घायल हालत में सूजू ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और वो आदमी अब उस पे हावी होने लगता है। आदमी सूजू को बताता है कि मैंने उस लड़की को बिल्कुल इसी तरीके से मारा था एंड देन वो सूजू को भी इसी तरीके से मारने वाला था, जिससे सूजू को बहुत गुस्सा आता है और वो लेती है अपना पेपर कटर जिसे वो उस आदमी की आंख में बुरी तरीके से स्टैब करके घुसा देती है। वो आदमी अब दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, पर सूजू गुस्से में उठा लेती है अपना चार्जर की तार और घोटने लगती है उस आदमी का गला। वो उस आदमी को एंड में बुरी तरीके से मार डालती है और जिंदा बच जाती है। बट देन फिर वो जब उठकर खड़ी होती है और दरवाजे की तरफ वो जा ही रही थी, तभी उसे दिखाई देता है एक स्क्रू ड्राइवर, जिसे सूजू उठाती है और घुसा देती है उस आदमी के सर में ताकि वो आदमी अगर जिंदा बचा हो तो भी ना बच पाए। देन सूजू अब उस कमरे से बाहर निकलती है और उसे पास में बैठी हुई मिल जाती है वही ईविल लड़की जो एक चेयर पे आराम से नॉर्मल होकर बैठी हुई थी। सूजू उस लड़की को जाकर बोलती है कि क्योंकि तुम उसे नहीं मार पा रही थी तो मैंने उसे मार डाला और अब ये खेल खत्म हो गया है। और दोस्तों फाइनली यहीं पे हमें स्टोरी समझ आती है। आखिर हुआ ये था मूवी में कि एक सीरियल किलर है जो लोगों को मारता है। उसने सबसे पहले इसी लड़की को मारा था और वो भी शायद उसी घर के आसपास या फिर घर के अंदर जहाँ पे सूजू अब रहने वाली है। लड़की की आत्मा डिमोनिक हो गई होगी और उसने एक श्राप को जन्म दिया। उस श्राप की वजह से ये दुनिया अपने आप बन गई
गई। कहने का मतलब ये बिल्डिंग एक श्रापित दुनिया थी जहाँ पर एक लिम्बो बन गया था। लिम्बो वो जगह होती है जहाँ पर आत्माएं मरने के बाद जाती है अगर उनका कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस रह जाता है। देन औरत की आत्मा ने किलर को पकड़ लिया होगा और वो किलर को ले आई होगी इसी दुनिया में ताकि वो उसे बार बार मारकर अपना बदला ले सके। हालांकि ऐसा करने से सिर्फ श्राप को ताकत मिल रही थी और जल्दी ही 2 महीने पहले श्राप ने तकाओ को इस दुनिया में खींच लिया और किलर ने तकाओ को मार डाला। देन आज सुजू भी श्रापित दुनिया में आ गई, पर उसने ये पता लगा लिया कि किलर की वजह से ही श्राप चल रहा है और क्योंकि वो इविल आत्मा किलर को ढंग से नहीं मार पा रही थी तो सुजू ने ही किलर को मार डाला, जिससे अब उस लड़की को शांति मिल जाएगी और ये श्रापित दुनिया खत्म हो जाएगी। अब ये सब करने के बाद लड़की हो जाती है खुश और सुजू उस बिल्डिंग के मेन दरवाजे से बाहर निकल जाती है जो अब खुल चुका था। एंड देन सुजू सीधा जाग जाती है उसी घर के बाथटब के अंदर। सुजू अब बाथटब से निकलती है एंड देन वहां पे भागता हुआ आता है नोबुओ, जो बोलता है कि वो अब इस घर को रेंट पे नहीं दे सकता क्योंकि एक बुरी खबर मिली थी। और यहाँ पे खुलता है एक और राज। नोबुओ बताता है कि तकाओ से पहले इस घर में रेंट पे एक लड़की रहती थी और वो भी तकाओ की तरह गायब हो गई थी, पर अब तकाओ और उस लड़की दोनों की ही लाशें पुलिस को मिल गई है एक ही जगह पे और ये काम था किसी सीरियल किलर का जो इस टाइम पे मिसिंग है। कहने का मतलब सीरियल किलर ने उस लड़की को इसी घर में मारा था। एंड देन वो सारी चीजें हुई जो हमने मूवी में देखी और इस बात से ऑब्वियसली सुजू शॉक नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ जानती थी। देन पुलिस का फोन आता है और नोबुओ चले जाता है और सुजू को भी आता है अपनी माँ का फोन। अब दोस्तों जो हमने मूवी में देखा उससे ये साफ था कि सुजू अपनी माँ से माफी मांगकर वापस घर चले जाएगी, पर नहीं, सुजू ऐसा नहीं करती। वो अपनी माँ को बताती है कि वो टोक्यो में आ गई है और ये बात सुनते ही सुजू की माँ उसे सुलाने लगती है। सुजू अपनी माँ को कन्फ्रंट करती है कि अब से वो अपनी माँ की मर्जी से नहीं चलेगी और वो वही करेगी जो वो चाहती है। सुजू को एक एक्ट्रेस बनना था और अब वो एक्ट्रेस बनने की ही तैयारी करेगी। जिसके बाद सुजू अपनी माँ का फोन काट देती है और शीशे में क्रीपी तरीके से हंसकर वहां से चली जाती है। ऑब्वियसली सुजू के जाते ही शीशे में आ जाती है सुजू की आत्मा। कहने का मतलब उस इविल लड़की की आत्मा ने सुजू के शरीर पे अब कब्जा कर लिया है और उसने सुजू को कर दिया था शीशे के अंदर बंद ताकि वो अपना एक्ट्रेस बनने का सपना पूरा कर सके। और इसलिए ही कहते हैं लोगों की मदद करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और मूवी यही बेखत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन FPS मूवी की और मुझे आशा है कि आपको ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखने के मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। अब वहाँ पे इस मूवी को आपको देखने को मिलेगा मेरी अगली वीडियो आने के बाद, तो मूवी का इंतजार करना। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो अगर आप लोग वहाँ पे फॉलो करना चाहते हो तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। Thank you.